ईपीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं रमेश चंद मीना, व्याख्याता हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बूंदी, राजस्थान से हूँ। आज हम कौशल्या बेसंतरी की आत्मकथा दोहरा अभिशाप का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप दलित आत्मकथाओं के संदर्भ में सामान्य जानकारी हासिल करेंगे। एक दलित स्त्री की आत्मकथा के माध्यम से वर्ण, जाति एवं पुरुष सत्ता के क्रूर एवं घृणित चेहरे को समझ सकेंगे। एक दलित स्त्री के व्यथा एवं उसके संघर्ष से रूबरू हो सकेंगे। दलित आत्मकथाओं के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं से रूबरू हो सकेंगे। दलित साहित्य में आत्मकथा सबसे अधिक ताकतवर विधा साबित हुई है। दलित समाज चूंकि सदियों से जातिगत भेदभाव से प्रताड़ित रहा है, साहित्य लेखन में आने के बाद सबसे पहले उसे अपनी बात बिना कल्पना और अलंकारों के कहिए। इसलिए इस विधा के सबसे पहले और सबसे ताकतवर रूप में सामने आने पर कोई आश्चर्य किए जाने की जरूरत नहीं। कई विद्वान दलित लेखन की शुरुआत मध्यकालीन संत, काव्य और उससे भी पहले बुद्ध के समय से ही मानते हैं, पर गौर करने पर पता चलता है कि इस आधुनिक दलित साहित्य और विमर्श की शुरुआत के बाद ही दलित दृष्टि से प्राचीन बौद्ध और संत साहित्य को भी नए ढंग से समझा गया है। आज देश की लगभग हर बड़ी भाषा में दलित साहित्य लिखा जा रहा है। इसकी शुरुआत मराठी से मानी जाती है। इसकी बड़ी वजह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा चलाए गए सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों का वहाँ अधिक प्रखर होना रहा है। पर इसमें भी कोई दो राय नहीं कि मराठी से इसकी शुरुआत के बावजूद दलित साहित्य को नई ऊंचाई हिंदी भाषा में लिखने वाले साहित्यकारों ने दी है। इनमें कौशल्या बेसंतरी का बड़ा अहम स्थान है, क्योंकि उन्होंने मराठी भाषी होने के बावजूद अपनी यह आत्मकथा हिंदी में लिखी है। दलित साहित्य में आत्मकथा लेखन की शुरुआत मराठी के पत्र अस्मिता दर्श के दीपावली विशेषांक से मानी जाती है। इस अंक में मराठी के कई साहित्यकारों, जिनमें राजा ढाले, नामदेव ढसाल और बाबूराव बागुल जैसे साहित्यकार शामिल हैं, उन्होंने मैं और मेरा लेखन कालम से अपने अपने जीवन और लेखन के बारे में लिखा। ये आत्मकथ्य बड़े पैमाने पर पढ़े और सराहे गए। माना जाता है कि इनकी प्रेरणा से ही बाद में विस्तृत आत्मकथाएं लिखी गई। इसके बाद ही मराठी की प्रसिद्ध आत्मकथा आठ वणीचे पक्षी और बलूत आदि प्रकाशित हुई। कालांतर में कई अन्य भाषाओं में भी अच्छी आत्मकथाएं लिखी गई, जैसे मराठी में ही लक्ष्मण गायकवाड़ की उठाई गिरी, शरण लिम्बाले की अक्करमासी, अंग्रेजी में प्रोफेसर श्यामलाल की अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए भंगी वाइस चांसलर, पंजाबी में बलबीर माधोपुरी की छांग्या रूख, कन्नड़ में सिद्धलिंगैया की उरुकेरी। हिंदी भाषा में भी मराठी के समान एक से बढ़कर एक दलित आत्मकथाएं सामने आई है। हिंदी में अब तक कोई 2 दर्जन आत्मकथाएं लिखी जा चुकी है। इनमें अपने अपने पिंजर, जूटन, दोहरा अभिशाप, मेरा सफ़र मेरी मंजिल, तिरस्कृत, झोंपड़ी में राजभवन, मेरा बचपन मेरे कंधों पर, मेरी पत्नी और भेड़िया, शिकंजे का दर्द और मुर्दहिया एवं मणिकर्णिका प्रमुख है। कौशल्या बेसंतरी की आत्मकथा दोहरा अभिशाप किसी स्त्री द्वारा लिखी गई हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है। मराठी में तो बेबी कांवले, मल्लिका अमर शेख, कुमुद पावड़े, मीनाक्षी मून आदि कई लेखिकाओं ने आत्मकथाएं लिखी। हिंदी की दूसरी दलित स्त्री की आत्मकथा सुशीला टाकबोरे की शिकंजे का दर्द है। गरीबी और जातिगत भेदभाव। लेखिका बचपन से ही भयंकर गरीबी का सामना करती है। अशिक्षा और अंधविश्वासों के चलते उसके माँ बाबा कई संतानों को जन्म देते हैं। अधिक बच्चे पैदा करना उस दौर में वहाँ के दलितों में बुरा या अजीब नहीं माना जाता था। लेखिका लिखती है, उस समय खाना खाने, पानी पीने की तरह ही बच्चे होना सामान्य काम समझा जाता था। कहते ये भगवान देता है, भगवान की मर्जी है, क्या करें। लेखिका के भी कुल 11 भाई बहन जन्म लेते हैं। इनमें से 5 बहनें और 1 भाई जिंदा रह पाते हैं, बाकी भूखमरी और बीमारी के चलते मर जाते हैं। काम का अभाव,
मामूली मेहनताना और बड़े बड़े परिवार होने के कारण भुखमरी और बीमारी का दौर हमेशा हर दलित गांव और बस्ती में बना रहता था। पहले अंग्रेजों के एक क्लब में काम करते हैं, फिर एक पारसी विधवा की बेकरी पर काम करते हैं। इस काम को छोड़ बाबा कबाड़ी का काम करते हैं। क्लब में नौकरी के दौरान भी वे कई बार अंग्रेजों द्वारा छोड़ी गई जूठन बख्शीश में फेंके गए चंद पैसों पर निर्भर करते हैं। बेकरी की नौकरी के दौरान उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाती। मजबूर बाबा वहाँ से कभी कभी डबल रोटी चुराकर साथ काम करने वाले लड़के मंगिया के हाथों घर भिजवा देते हैं। लेखिका की स्वाभिमानी माँ अपने पति को यहाँ बेगार करते देखना पसंद नहीं करती और एक दिन वो बाबा को वहाँ के काम से हटा लेती है। तब माँ ने उसी के सामने बाबा का हाथ पकड़कर बेकरी के बाहर खींचा और बेकरी वाली से कहती है, तुम मेरे पति से इतना काम करवाती हो और उनकी कदर भी नहीं करती। कई वर्षों से एक पैसा भी नहीं बढ़ाया। अब मैं यहाँ नौकरी नहीं करने दूंगी, चाहे हम भूखे ही रहें, परंतु यहाँ काम नहीं करने दूंगी। यहाँ से निकलने के बाद बाबा कुछ साल तक कबाड़ी का काम करते हैं और बाद में सालों तक वह एम्प्रेस मिल में काम करते हैं। बाबा एम्प्रेस मिल से कपड़े चुरा कर लाते। इससे परिवार के कपड़े और बिस्तर, पर्दे आदि तैयार कर गुजारा किया जाता। माँ भी मिल में काम करती है। कभी कभी सवर्णों की कॉलोनियों में जाकर चूड़ी आदि सामान भी बेचती है। कौशल्या और उनकी बहनें गरीबी को करीब से भोगती है। उनके पास कभी अच्छा खाना नहीं होता। वे रात का बासी खाना सुबह खाकर स्कूल जाती है, स्कूल से भूखी लौटती है, शाम को खाना खा पाती है। कौशल्या के पास स्कूल में ले जाने के लिए अच्छा टिफिन और अच्छा खाना नहीं होता। इससे वह बार बार हीन भावना से भर जाती है और स्कूल में सबसे अलग बैठकर अपना टिफिन खोल पाती है। स्कूल के साथ साथ घर के बहुत से काम निपटाती है। स्कूल जाते वक्त दोनों बहनें रास्ते में गोबर इकट्ठा करती जाती ताकि उसे घर लाकर उपले बनाए जा सके। कई बार रेल की पटरियों के आसपास से कोयला इकट्ठा करती है ताकि खाना बनाने में ईंधन के काम लिया जा सके। कमनी आत्या के साथ भोर में ही इमलियां बीनने चली जाती ताकि बासी खाने को खट्टा बनाकर खाया जा सके। लेखिका के दलित परिवार को बार बार दलित होने का एहसास कराया जाता है। लेखिका की माँ सवर्ण बस्तियों में बार बार जातिगत भेदभाव की शिकार होती है। ब्राह्मण स्त्रियां चूड़ियां हाथ में डलवाने माँ के पास आती थीं। तब पुरानी साड़ी पहनती और चूड़ियां पहनने के बाद स्नान कर लेती थी। माँ अछूत है ये वे जानती थी। माँ को बुरा लगता था, परंतु पैसे के लिए वह अपमान सह लेती थी। मजबूरी थी इसीलिए। ऐसा नहीं है कि केवल सवर्ण हिंदू लोग या ब्राह्मण लोग ही छुआछूत बरतते हैं। पास के मुस्लिम इलाके गाड़ी गोदाम की कसाई औरतें और गौंड आदिवासी औरतें भी महारों के साथ भेदभाव करती। गौंड आदिवासियों के साथ सवर्ण लोग भेदभाव करते हैं और ये महारों के साथ। लेखिका लिखती है, वैसे देखा जाए तो गौंड जाति का रहन सहन महार मांगो जैसा ही था। न वे पढ़े लिखे न अमीर, परंतु वे अछूत नहीं थे। किंतु ब्राह्मण या उच्च समझे जाने वाले लोग इन्हें घर की चीज़ों को छूने नहीं देते। ये लोग भी महार मांगों के घर नहीं आते बैठते। आदिवासी लड़की जंगला कौशल्या को घड़ा छूने पर डांट देती। जंगला चोर से चीखी कि घड़े को क्यों छू दिया, अब हमें घड़ा फेंकना पड़ेगा। दलित भी अपने से निम्न दलित जाति को घृणा से देखते हैं। कौशल्या ने ये निष्पक्ष रूप से लिखा है। वो बताती है कि महार लोग मांग लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। एक बार मैला डोता एक मांग दलित कौशल्या के बदबू आने पर, नाक भींचने पर कहता भी है कि हम कैसा गंदा काम करने को मजबूर हैं, सोचो। वो उसकी बात का बुरा नहीं मानती, बल्कि उसे सहानुभूति दिखाती है। लेखिका को बचपन में और निरक्षर लोगों के बीच ही नहीं, बड़े अफसर की पत्नी बनने के बाद और पढ़े लिखे लोगों के बीच भी जातिगत भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। भोपाल में रहते समय वह स्थानीय महिलाओं की संस्था, नागरिक कल्याण समिति व मातृ सेवा संघ में जातिगत रूप से अपमानित की जाती है। वहाँ की बीसी को
तो जातिगत अपमान पर लेखिका पत्र लिखकर करारा जवाब देती है, आपकी जाति के लोगों ने हमारे बाप दादा और हमारी जाति के लोगों को सदियों से सताया है। पीने को पानी नहीं, पढ़ाई नहीं, संपत्ति नहीं, काम करने की मनाही, गांव के बाहर चिथड़ों में रहने को मजबूर किया और भी अमानुष अत्याचार किए। फिर भी हमने ये सब सहकर अपने पांव पर खड़े रहकर उन्नति की और आपसे आगे बढ़कर दिखाया है। अब आपसे दबकर नहीं रहेंगे, फिर मैं आपसे क्यों डरूं? पर जातिगत भेदभाव पर हर बार वह इसी तरह जवाब नहीं दे पाती। अपने पति की निरसा आसनसोल में नौकरी के दौरान उनके साथ जातिगत आधार पर सवर्ण चपरासी और बाबुओं द्वारा भेदभाव किया जाता है, पर ये लोग बस सहने को मजबूर होते हैं। लेखिका की माँ भी हर बार इसका प्रतिकार नहीं कर पाती। शिक्षा के लिए संघर्ष। लेखिका कौशल्या के माँ बाबा के जीवन का जैसे एकमात्र ध्येय होता है अपने बच्चों को खूब पढ़ाना लिखाना। हालांकि ये कई बेटियों के पैदा होने पर जमाने की भांति दुखी होते हैं और चाहते हैं कि उनको बेटे अधिक होते। बेटे के जन्म और उसके निरोगी रहने के लिए हिंदू देवी देवताओं से मिन्नतें भी मांगते, पर वे बेटियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। हाँ, कभी कभी माँ बड़बड़ाती जरूर है। माँ हमेशा बाल धोते वक्त बड़बड़ाती रहती थी, देवा मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मेरे नसीब में लड़कियां ही लिखी है। बेटे जन्म पर वे गणपति की पूजा भी करते हैं, पर अपनी इस सोच के बावजूद वे बेटियों को समान सुविधा और प्यार देते हैं। इनको वे पहले जाई बाई के स्कूल और आगे फिर सीता बर्डी के भिड़े कन्याशाला और कॉलेज तक पढ़ने भेजते हैं। लेखिका की सबसे छोटी बहनों को तो इनसे अधिक अच्छे प्रोविडेंस गर्ल्स स्कूल और सेंट उर्सुला गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ने भेजते हैं। फीस भरने के लिए भारी मशक्कत करते हैं। एक आध बार तो फीस माफ करवाई जाती है, हरिजन सेवक संघ से आर्थिक सहायता ली जाती है। उधर स्कूल में दलित होने के कारण लेखिका बार बार अपमानित होती है। स्कूल में ब्राह्मण लड़कियां अच्छे कपड़े पहनकर आती, अपने को श्रेष्ठ जाति की समझकर वे दलित लड़की कौशल्या से दूर रहती हैं। ये भी उनसे अपनी जाति छिपाती रहती है और कुनबी जाति की बन जाती है। हीन भावनावश अक्सर सवर्ण लड़कियों से दूर ही रहती। ब्राह्मणों की लड़कियां बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आती थी। उनकी तुलना में मेरे कपड़े बहुत घटिया होते थे। मेरे पास अच्छा डिब्बा भी नहीं था। मैं एल्यूमिनियम के डिब्बे में रोटी लाती थी। मैं लड़कियों के सामने डिब्बा नहीं खोलती। मुझे अपने घटिया डिब्बे और घटिया रोटी के उनके सामने खोलने में शर्म आती। मैं दीवार की ओर मुंह करके खाना खाती थी ताकि कोई देख न ले। मैं अस्पृश्य हूँ, इसका मुझे बहुत दुख होता था और मैं हीनता महसूस करती थी। कोई मुझे मेरी जाति न पूछ बैठे, इसका मुझे सदैव डर रहता था। इसलिए मैं अकेली चुपचाप खाने की छुट्टी में या स्कूल शुरू होने के पहले एक और बैठी रहती थी। गरीब होने के कारण लेखिका पर एक बार किताब चोरी का आरोप लगता है, जबकि किताब शिक्षिका के पास होती है। स्कूल की शिक्षिका अपने निजी कार्य कौशल्या से करवाती। लेखिका एक दूसरी दलित लड़की का जिक्र करती। उसकी माँ पागल होती है और पिता दर्जी का काम करते हैं। वो लड़की देर रात पिताजी के सिलाई के कपड़ों में बटन लगाती और सुबह जल्द उठकर घर के सारे काम निपटाती। थकी हारी स्कूल आती। थकान के कारण वो कभी कभी स्कूल में ऊँघने लगती। इस बात पर उसे डांट पड़ती, उसका उपहास उड़ाया जाता। जल्द ही वो लड़की स्कूल छोड़ने को मजबूर हो जाती। कई बार कौशल्या अपनी बहन अहिल्या को अस्पताल में दिखाकर या उसे मिल में छोड़कर देर से स्कूल आती तो इनको भी शिक्षक द्वारा काफ़ी परेशान किया जाता। दलितों के प्रति असहयोग से भरा विद्यालय का माहौल लेखिका को भी कई स्कूल छोड़ने को मजबूर करने लगता है, पर अपने माँ बाबा की प्रेरणा उन्हें स्कूल में बनाए रखती है। इधर बस्ती के कई ईर्ष्यालु लोगों को इन बच्चों का स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। वे तरह तरह से इनको तंग करते। लेखिका और इसकी बहन को स्कूल आते जाते छेड़ा जाता। दरवाजे के सामने टट्टी पेशाब कर दिया जाता। घर पर पत्थर फेंके जाते। नल से पानी नहीं भरने दिया जाता।
आदि। बस्ती के लोग ही नहीं, रिश्तेदार भी तंग करते। वे लोग बस्ती के कुछ लोगों से मिलकर हमें तरह तरह से तंग करते थे। गणपति उत्सव के समय हमारे घर पर बड़े बड़े पत्थर फेंकते, छत के खपरेल चूर चूर हो जाते। पिताजी मिल से आने के बाद नए कपरेल डालकर छत को दुरुस्त करते थे, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। हमारी पढ़ाई जारी रही। जल्दी शादी न करके कॉलेज जाने और कुछ सामाजिक संगठनों में सक्रिय होने पर बस्ती की महिलाएं कौशल्या के चरित्र पर सवाल उठाती है। इतनी बड़ी हो गई है, थन लटक रहे हैं, शादी नहीं हुई, बूढ़ी होंगी तब करेंगी क्या? कोई कहती, अरे जाने दो, अभी तक क्या कोरी रह गई है? इतने यार दोस्त आते हैं घर में तो क्या कुछ नहीं होता होगा? हम चुपचाप सहते थे सब। ये सब इसलिए किया जाता है कि कुछ बच्चे पढ़ना क्यों चाहते हैं, उनके माँ बाप उन्हें पढ़ा क्यों रहे हैं। ऐसे विपरीत माहौल में पढ़ाई जारी रखने को किसी बड़ी क्रांति से कम नहीं कहा जा सकता। यहाँ ये बता देना जरूरी है कि पढ़ाई के प्रति इतनी ललक बाबा साहेब के विचारों के प्रसार से भी बलवती होती जाती है। बस्ती में बाबा साहेब की जयंती मनाई जाने लगती है। लेखिका की माँ उनके विचारों से प्रभावित होती जाती है और कई तरह के अंधविश्वासों, हिंदू देवी देवताओं के असर से मुक्त होती जाती है। पुरुषवादी शोषण और वर्चस्व से संघर्ष। दलित स्त्री का हमेशा से दोहरा शोषण होता रहा है, एक पुरुष सत्ता द्वारा, दूसरा वर्ण व्यवस्था के तहत दलित स्त्री शोषित होती रही है। रजत रानी मीनू लिखती है, दलित स्त्री मात्र दलित होने की त्रासदी नहीं सहती, बल्कि दलित जाति से होने के कारण वह लिंग भेद और जाति भेद सहते हुए दोहरे तिहरे आक्रमण झेलती है। एक पुरुष प्रधान समाज होने के कारण वह अपने ही समाज के पुरुषों की दृष्टि से भी दूसरे दर्जे की प्राणी मात्र है, जो उनके अनुसार कम बुद्धि की है। इसको आधार बनाकर तमाम उलाहने, अवहेलनाएं, तिरस्कार उसे झेलने पड़े हैं। इस कारण उसे अपनों से ही उपेक्षा तथा प्रताड़ना मिलती है। दूसरी ओर गैर दलित समाज उसे दो तरह से कमजोर पाता है। एक तो वह स्त्री है, दूसरे वह दलित जाति से होती है। भारतीय समाज में कुछ एक आदिवासी समुदायों को छोड़ हर जगह पितृसत्तात्मक सामंती समाज व्यवस्था रही है, जहाँ परिवारों में केवल पुरुषों के हुक्म चलते रहे। ऊंच नीच में विभक्त इस समाज में पूरा दलित समाज हमेशा से हाशिए पर रहा है और दलित स्त्रियां ऊंची जातियों के लिए राह चलते मन बहलाने की चीज। मजबूर दलित पुरुष चाहकर भी इनकी रक्षा करने में असमर्थ रहे हैं। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के तहत दलित समाज भी धर्म से हिंदू और परिवार व्यवस्था में पुरुषवादी हो गए। इसके बाद दलित पुरुष खुद एक तरह से स्त्री विरोधी हो गया। दोहरा अभिशाप में केवल कौशल्या के बाबा है जो बहुत उदार और स्त्री स्वाभिमान के समर्थक पुरुष हैं। इस जीवन में कहीं स्त्री विरोधी नजर नहीं आते। अपनी पत्नी भागीरथी को हर काम अपने ढंग से करने की, अपने ढंग से जीने की आज़ादी देते हैं। समाज का हर ताना सुनकर भी बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाते हैं और उनको अपने अनुकूल मनचाहा जीवन साथी चुनने की इजाज़त देते हैं। लेकिन लेखिका के बाबा के जैसे दलित पुरुष कम नजर आते हैं। लेखिका अपने घर में जितना स्वाभिमान और आज़ादी पाती है, बाहर उतना ही अपमान और ठगी देखती है। कई बार वह अपने दलित समाज के लोगों के हाथों ही अपमानित होती है। बाबा साहेब के एक बहुत करीबी और प्रसिद्ध समाज सेवी आदमी की हवस का शिकार होने से बाल बाल बचती है। वह अस्पताल के दरबान के माध्यम से एक डॉक्टर सहयोग लेकर नर्सिंग कोर्स में दाखिला चाहती है। दरबान उसे डॉक्टर नुमा आदमी के घर ले जाता है, जहां वह ठगे जाने से बाल बाल बचती है। मेरी कच्ची उम्र देखकर वह कुछ सहम गया था, फिर भी उसने एक कागज पर कुछ लिखकर मेरे सामने रखा। उसमें लिखा था कि मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। उसके घर में घुसते ही मुझे कुछ कल्पना तो हुआ ही थी, पता नहीं मुझ में कहाँ से हिम्मत आई। मैंने उससे कहा कि आज मुझे बहुत पढ़ना है, कल मेरी परीक्षा है, उसके बाद आऊँगी, और मैं उठ खड़ी होती हूँ। लेखिका का परिवार पानी की सुविधा के लिए अपना निजी नल लगवाना चाहता है। लेखिका अपने बाबा के साथ नगर पालिका के मेयर जायसवाल के पास जाती है। उसे 2-3 दिन बाद रात 8 बजे
अपने घर बुलाता है, पर वह सब समझ जाती है और वहाँ नहीं जाती। फिर वह नगर पालिका को एक बहुत अच्छे सदस्य के पास जाती है। नल लगाने के बदले वो प्रस्ताव रखता है, कल हमारे साथ सिनेमा देखने चलोगी। लेखिका को समाज के अच्छे लोगों में ऐसे महिला शोषक बार बार मिलते हैं। वह अपने आसपास देखती है कि महिलाओं को दलित समाज में कहीं कोई इज्जत और अधिकार नहीं। बस्ती का जयराम खुद कमाता नहीं है और अपनी पत्नी राम कुंवर को मारता है, उससे पैसे छीन कर नशा करता है। दूसरी तरफ पैसे के लालच में वह भीतर भीतर उसे कहीं भी प्रेम करने की अप्रत्यक्ष इजाजत भी दे देता है। दशहरिया अपनी बेटी को चंद पैसे के लिए एक साहब के हाथों बेच देता है, जो बाद में जलकर मर जाती है। सखाराम की पत्नी को छोड़ता है एक ठेकेदार, और इसकी सजा इसी स्त्री को नंगा करके गधे पर बिठा कर दी जाती है। वह अपमानित स्त्री रात में बस्ती के कुएं में आत्महत्या कर लेती है। बस्ती में बाहर निकलने के बाद वह बेचारी झाड़ी में छिपी रहती है, क्योंकि उसके बदन पर पूरे कपड़े नहीं थे। रात में वह बस्ती के कुएं में कूद गई। सवेरे उसका शरीर पानी के ऊपर तैर रहा था। उसके माँ बाप आए और कहने लगे कि इसने हमारी नाक कटवाई, अच्छा ही हुआ कि उल्टा मर गई। भोपाल में लेखिका के संपर्क में आई दलित लड़की ललिता भी दलित समाज के संकीर्ण माहौल में परेशान रहती है। उसका पति उसे मारता पीटता है, उसके चरित्र पर शक करता है। इस तरह से परेशान पागल होकर वो खुद भी मर जाता है। कुछ साल बाद दलित भी जलकर मर जाती है। यही स्त्री पात्र कई बार गैर दलित समाज के हाथों शोषित है, कई बार अपने दलित समाज द्वारा भी, जो पुरुषवादी सामंती हथकंडों से इन पर कहर ढा रहा है। लेखिका की नानी और माँ इस पुरुषवादी सोच की हमेशा विरोधी रही। उनकी नानी तो अपने क्रूर धनी पति को हमेशा के लिए छोड़कर गांव से नागपुर शहर में आ जाती है और कभी वापस नहीं लौटती। यहीं रहकर अपनी बेटी को पालती पोसती है, उसका घर बसाती है और अपनी नातिनों को पालने पोसने की भी जिम्मेदारी निभाती है। बस्ती के आसपास की कई महिलाएं, जैसे दलित महिला जाई बाई और आदिवासी महिला झूलाबाई, लड़कियों के लिए स्कूल चलाती नजर आती है। उस दौर में यह कोई मामूली बात नहीं थी। लेखिका कौशल्या बेसंत्री भी काफी स्वाभिमानी औरत साबित होती है। दलित दंपति का तनाव। ये आत्मकथा एक उच्च शिक्षित दलित पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन की कहानी भी है। कौशल्या बेसंत्री को उनके माँ बाप अपने जीवन के सभी फैसले खुद लेने की छूट देते हैं। शांत और उदार स्वभाव के बाबा और बाबा साहेब के भाषण सुनने वाली जुझारू माँ मानते हैं कि उनकी बेटियां उनसे अधिक समझदार हो गई है। लेखिका शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट फेडरेशन की ज्वाइंट सेक्रेटरी होती है और इसी संगठन की ओर से 1945 में उन्नाव में हुए उत्तर प्रदेश के शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट फेडरेशन के अधिवेशन में जाती है। वहाँ इनकी पहचान BHU से आए देवेंद्र कुमार से होती है। ये विद्यार्थी उस वक़्त MA LLB करके डिलीट कर रहा था। ये कानपुर से निकालने वाली हिंदी अखबार सावधान और मद्रास से निकालने वाले एक अंग्रेजी अखबार में लेख लिखता था। उसकी शादी हो चुकी थी, मगर बाद में उसकी पत्नी व बच्चों की मृत्यु हो गई। लेखिका इसे शादी कर लेती है। बाद में पता चलता है कि वह बहुत शैतान आदमी था, जो पहली पत्नी को भी पीटता था। उसे पत्नी सिर्फ खाना बनाने और उसकी शारीरिक भूख मिटाने के लिए चाहिए थी। ये रिश्ता सालों तक इसी तरह तनाव से भरकर चलता रहता है। पैसे देवेंद्र कुमार अपनी अलमारी में ताले में बंद रखता और रोज दूध और सब्जी के पैसे देता। पति उसकी हर तरह से उपेक्षा करता रहा और लेखिका दशकों तक पीड़ित बनी रहती है। वह अपने पति की खूबियों के लिए तारीफ भी करती है। देवेंद्र कुमार को स्वतंत्रता सेनानी का ताम्रपत्र मिला और पेंशन भी मिलती है। सरकार ने उसके कार्य की प्रशंसा की थी, किंतु यही व्यक्ति अपने घर में लड़ाई करता था अपनी पत्नी से। देवेंद्र के इस रवैये के चलते इस दंपति की दूरियां बढ़ती जाती है। बहुत अत्याचार होने पर मैंने कोर्ट में देवेंद्र कुमार पर केस दायर किया। आज 10 वर्ष से कोर्ट में केस अटका पड़ा है। मुझे हर माह 500 रुपये मेंटेनेंस के मिलते हैं। लेखिका 40 वर्ष तक उस घर में रहकर सब कुछ झेलती रहती है और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं पति पर केस दायर कर देती है।
निष्कर्ष, कौशल्या बेसंत्री की यह आत्मकथा अपने अंत में एक संदेश छोड़ती है। अगर हम स्वाभिमान से अपनी उन्नति करना चाहते हैं तब हमें अपने पांव पर खड़े होकर अपने भरोसा रखकर आगे बढ़ना होगा। हमें अपने अंदर शक्ति पैदा करनी होगी। किसी का सहारा लेकर चलने से काम नहीं बनेगा। प्रसंग के हिसाब से तो ये बात दलित महिलाओं के बारे में कही गई प्रतीत होती है, लेकिन लेखिका संपूर्ण दलित समाज के बारे में ये बात कह रही है। लेखिका ने कोई अतिरिक्त बयान नहीं की। कई सवर्ण पुरुषों के प्रोत्साहन की भी सराहना की गई है। अपने आसपास के परिवेश की विपन्नता और संपन्नता को बिना किसी लाग लपेट के दर्शाया है। उस जमाने में दलित बालिकाओं का स्कूल जाना और प्रोत्साहन पाना उत्तर भारत की तुलना में जातिगत भेदभाव का कम शिकार होना, बाबा साहेब के अनुकरण से, धार्मिक अंधविश्वासों से पिंड छुड़ाना, लड़कियों का सामाजिक कार्यों में आगे आना, उच्च शिक्षा ग्रहण करना, प्रेम विवाह तक करना आदि सकारात्मक पहलुओं का इससे पता चलता है। इसके साथ ही दलित समाज के एक हिस्से और परिवारों के संक्रमण के दौर को समझने के लिए, विशेषकर दलित दाम्पत्य जीवन को समझने के लिए ये एक अच्छी रचना है। धन्यवाद।